हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आप लोगों ने शुरू के दो वीडियोस देख लिए होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन द सीरीज ऑफ प्रीवियस पीवाईक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैथमेटिक्स क्लास 12 324 EX। यह है वीडियो का थर्ड पार्ट, पार्ट 3, और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। और आगे अभी तक आप लोगों ने कोई भी वीडियो नहीं देखा है, पहला दूसरा, या आप कोई बीच में से देख रहे हो, तो आप यहाँ पे जो ऊपर आई बटन आ रहा है इस पे क्लिक करके आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, या आप चैनल पे जाके और उसमें प्लेलिस्ट है 12th मैथ पीवाईक्यूज, आप वहां पे जाकर के सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने एनालिसिस कर रहा हूं या जितने पार्ट में बना रहा हूं उन सबको देख सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन आपको जैसा दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सभी खंड करने हैं, सारे अनिवार्य क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन दो दो नंबर के हैं। तो हम उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे और उसी के हिसाब से इस क्वेश्चन पे टाइम देने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो क्वेश्चन कह रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध r इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कोई नेचुरल नंबर है और उसके लिए एक संबंध इन्होंने बनाया जिसको आर रिलेशन बोलते हैं। ये रिलेशन इन फंक्शन का क्वेश्चन है। तो जो आर है, आर की वैल्यू दी हुई है, तो ये आर की जो वैल्यू दी हुई है हमें, वो कह रहा है क्या कि आर एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ए कॉमा बी एक ऐसा कोऑर्डिनेट कह लीजिए, कोऑर्डिनेट है जिसमें ए एंड बी कहां पे बिलोंग करता है, एन को बिलोंग करता है, एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। मतलब ए और बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, नेचुरल नंबर हो सकती है, प्राकृतिक संख्या कोई भी, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ भी हो सकता है प्राकृतिक संख्या। और उन जब प्राकृतिक संख्याओं को एक दो प्राकृतिक संख्याओं को एक साथ जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो हम इसको एक रिलेशन में लिख सकते हैं। और ये ऐसा होना चाहिए कि ए इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर एक ऐसा रिलेशन है तो ये हमसे पूछना चाह रहा है कि क्या a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो हमें यह बताना है कि a कॉमा सी आल्सो आर को बिलोंग करता है, आल्सो आर को आर में बिलोंग करता है, मतलब आर से आर में उपस्थित होगा, ऐसा है या नहीं। तो पहले यह बताना है और फिर पूछा है एक उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहले मैंने आर का एक रिलेशन लिख दिया है जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए यदि a कॉमा बी, कोई भी a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन हमें यह बताना है कि a कॉमा सी आर को बिलोंग करेगा या नहीं। यह क्वेश्चन मार्क है, यह क्वेश्चन में दिया नहीं है, यह चीज हमसे पूछ रहा है। और हमें दिया क्या है, हमें दिया है ये दोनों, तीन चीजें दी हैं, एक तो ये, दूसरा ए और तीसरा ये, तीन चीजें दी हुई हैं। ठीक है। तब देखिए क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्वेश्चन को ढंग से समझना होगा। क्वेश्चन में कह रहा है ए कॉमा बी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ये सब के सब प्राकृतिक संख्या है, तो ए इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी ऐसा ले सकते हैं। अब देखिए रिलेशन कह रहा है आर हमें ऐसा बनाना है जिसमें ए इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। तो मान लीजिए हम कोई ए कॉमा बी बनाना चाहते हैं, तो उस ये आर में बिलोंग करेगा, तभी बिलोंग करेगा जब ये कंडीशन जब ट्रू होगा। कौन सा कंडीशन, ये वाला कंडीशन, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब जो भी बी होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो ए का मान आ जाना चाहिए। मतलब यही हुआ कि बी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए के, तो बी का स्क्वायर करो और किसके बराबर हो जाना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं बी की वैल्यू 4 ले रहा हूं, तो ए की वैल्यू हमें कितना लेना पड़ेगा, 16। क्यों, बी की जो भी वैल्यू है उसका हम स्क्वायर करेंगे तो ए आ जाना चाहिए। तो बी की वैल्यू 4 है और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। उसी तरह जैसे मान लीजिए मैं बी की वैल्यू 9 लेता हूं, तो इसका स्क्वायर कितना, 91 ए होगा। समझ में आ रहा है। और मान लीजिए कि मैं बी की वैल्यू कुछ भी ले सकता, बी की वैल्यू मान लीजिए 5 ले रहा हूं, तो ए की वैल्यू कितना आना पड़ेगा, 25 आना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये मान लीजिए पहला पॉइंट है कोई, ये मान लीजिए दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स किस में बिलोंग करेंगे, आर में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि आर की वैल्यू, आर को हम ऐसा लिख सकते हैं कैसा, 16 इंटू 4, 81 इंटू 9, 25 इंटू 5, ये सारे आर में। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने 3 एग्जांपल लिया था। तो ये आर है, ये है पूरे डेफिनेशन का मतलब जो क्वेश्चन में दिया है। अब हम चलिए एक्चुअल क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन में पूछा है। ये तो मैं क्वेश्चन समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए और बी किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर में। तो मान लिया कि ए कॉमा बी किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर में। मान लिया ये स्टेटमेंट सही है, हो सकता है ऐसा है। अगर ऐसा होगा तो ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, बी की स्क्वायर के बराबर होगी। यही तो क्वेश्चन में दिया था। ओके, अब एक चीज और मान लीजिए बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, एक रिलेशन है, जो भी रिलेशन दिया हुआ उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो दूसरे वाले का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा।
क्योंकि यही तो उनका शर्त था कि जो भी दूसरा हम ले रहे होंगे इसका स्क्वायर करने से पहला आ जाएगा, जो भी हम दूसरा ले रहे होंगे उसका स्क्वायर करने से पहला आ जाएगा, दूसरे का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, पहला आ गया। ऐसा है। अगर अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग करेगा तो ये कंडीशन ट्रू होगा, अगर बी कॉमा सी आर में बिलोंग करेगा तो ये कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि अब मुझे ये बताइए कि ए कॉमा सी आर में बिलोंग करेगा कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रिलेशन है, मान लीजिए ये जो बी है, ये इस बी की वैल्यू अगर हम इक्वेशन इसको बना ले अगर, तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर हम इसको 1 बोल दे रहे हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहे हैं। अब जरा ध्यान देखिए, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में अगर बी की वैल्यू रखें तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से, तो हम अगर इस बी की वैल्यू को उठा के पहले वाले इक्वेशन में रखें, पहले वाला इक्वेशन था इक्वल टू बी स्क्वायर और ए इक्वल टू, और बी की वैल्यू अगर हम उठा के रखें वहां पे तो हो जाएगा सी स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू सी के पावर 4। तो ये एक रिलेशन पता चल गया, अगर ये दोनों होगा तो a की वैल्यू सी के पावर 4 के बराबर होगी, अगर पहला और दूसरा दोनों सही होगा। तो हमने पहले माना था, क्वेश्चन में जैसे दिया तो वैसे हमने मान लिया, अगर ऐसा हुआ तो a की पावर a इक्वल टू सी के पावर 4 होगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था क्या, a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये सत्य है कि नहीं है, ये करेक्ट है या नहीं है। तो क्वेश्चन में हमसे कहना चाह रहा है कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, हमें बताइए ये ट्रू है कि नहीं है। तो हमने ये वाली दो चीजें तो हमने मान लिया कि ये इसमें बिलोंग करता है तो ये होगा, ये इसमें बिलोंग करता है तो ये होगा, हमने ये मान लिया। लेकिन ये हम मान नहीं सकते क्योंकि यही हमसे पूछा ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए अगर ऐसा हुआ, मान लिया कि ये भी अगर हुआ, अगर ऐसा हुआ तो क्या एक चीज होगा, यहाँ पे दूसरे वाले का स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा, एक है, ये होगा ना, इसका स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए, यही क्वेश्चन में था। तो ये ऐसा होगा। और ध्यान से देखा जाए, इसको मान लीजिए हम इक्वेशन नंबर 3 बोल रहे हैं, और ध्यान से देखा जाए तो हम अभी इक्वेशन नंबर इसको 4 बोल दे रहे हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3। तो ध्यान से देखा जाए तो दो बार एक ही चीज आ गई, ए इक्वल टू सी के पावर 4, ए इक्वल टू सी के पावर 2। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। सिर्फ सी की वैल्यू 1 होगी तभी ऐसा होगा, बट ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि सी की वैल्यू हमेशा 1 ही लेना है, ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा है। तो यानी अगर सी के अलावा कुछ भी, 1 के अलावा कुछ भी और हुआ, तो अगर मान लीजिए सी की वैल्यू 2 हुआ तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, 2 के पावर 2 4 होगा। तो दोनों सी के पावर टी और सी के पावर 4 बराबर नहीं है, क्योंकि एलएचएस बराबर है थर्ड और फोर्थ। तो आप ऐसा बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 ए इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर। क्यों, क्यों ए इक्वल टू सी स्क्वायर के इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि ए सी के पावर 4 के बराबर है, क्योंकि ए इक्वल टू सी के पावर 4 ये ऑलरेडी हमने पहले से मान लिया था। अगर वो दोनों सही है तब इसको चेक करना है, तो अगर वो दोनों हुआ तो एक एक ए इक्वल टू सी के पावर 4 होगा, तो ये नहीं होगा। तो हम ऐसा क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा था, सत्य है या नहीं है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और या नीचे लिख देता हूं बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तब यानी देन, तब ए कॉमा सी डजंट बिलोंग्स टू आर। ऐसा नहीं होगा तो बोल सकते हैं कि असत्य है। क्या असत्य है, जो रिलेशन दिया था वो असत्य है। ओके। अब कह रहा है कि उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए, क्वेश्चन में उदाहरण भी पूछा है, तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 81,9 ये बिलोंग करता है आर में, आर में बिलोंग करेगा क्योंकि दूसरे वाले का स्क्वायर पहले वाले के बराबर है, तो ये सही है, आर को बिलोंग करेगा। और दूसरा मान लीजिए कि 9,3 ये भी आर को बिलोंग करेगा। ठीक है। तो अगर मैं इस सबको नाम दूं तो इसको बोल रहे हैं ए, इसको बोलना चाह रहा हूं बी, इसको बोलना चाह रहा हूं बी, और इसका बोलना चाह रहा हूं सी। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं सारा एग्जांपल ले रहा हूं। तो ए की वैल्यू 81 पॉसिबल है, बी की वैल्यू 9 ये पॉसिबल है क्योंकि बी का स्क्वायर ए के बराबर है, यहाँ पे बी की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 3 ये भी पॉसिबल है, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर है। तो दोनों आर में बिलोंग करेंगे। अब एक क्वेश्चन के अनुसार क्या होना चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ऐसा हो तो ये भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 81,3, यही तो है ए कॉमा सी, अगर ध्यान से देखा जाए तो यही है ए और सी। क्वेश्चन के अनुसार ये भी आर को बिलोंग करना चाहिए, बट ये आर को बिलोंग नहीं करता है। क्यों, क्योंकि 81 इज नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 81 के इक्वल थोड़ी है, और आर का एक कंडीशन है कि दूसरे वाले का स्क्वायर पहले वाले के बराबर होना चाहिए। तो ये आप उदाहरण में दे सकते हैं। ओके। और यहाँ पे लिख सकते हैं अतः ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, ऐसा लिख सकते हैं आप लिखना चाहें तो,
ओके, समझ में आ गया। ओके, अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। वो है सेकेंड क्वेश्चन, कह रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई ई की पावर एक्स कॉस एक्स। ये क्वेश्चन है और कह रहा है इसका अवकलन कीजिए dy बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू पूछा है ये क्वेश्चन में, राइट। तो ये क्वेश्चन में सीधे सीधे दिख रहा है कि हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हमें x के सापेक्ष दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dy बाई डी एक्स एक्स के सापेक्ष में इक्वल टू। अब देखिए, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, और आपने अगर डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो वो फॉर्मूला आपको पता होगा शायद। फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको कभी डी बाई डी एक्स करना हो किसी भी u बट्टा मान लीजिए v दिया है, u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन, अगर ऐसा कभी करना हो डिफरेंशिएट, तो नीचे वाले का होता है स्क्वायर, और नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन d बटा डी एक्स ऑफ u माइनस ऊपर वाला वैसा ही रहता है और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन d बटा डी एक्स ऑफ v। ये एक फॉर्मूला है, आपको पहले से पता होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। अगर नहीं पता है तो ये फॉर्मूला की तरह आप इसको याद कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन, तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो नीचे वाले का क्या होता है, स्क्वायर, तो हमने नीचे वाले का कर दिया स्क्वायर। ओके, अब नीचे वाला वैसे ही रहेगा, ऊपर भी, और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ओके, और इसको थोड़ा मैं दूसरे जगह लिख दूं। ओके, देन माइनस, ऐसा फॉर्मूले में होता है माइनस, ऊपर वाला वैसे ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और नीचे वाले पहले क्या था, e की पावर x cos x। ये समझ में आ रहा होगा, ये डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, और अगर ये ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार। तो ये मान लीजिए यहाँ पे v लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, u लिखा हुआ है। ओके, तो ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, v का स्क्वायर, ये हो गया v का स्क्वायर, और हमने ये यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है v, और यहाँ पे d बाई डी यू बाई डी एक्स। फिर यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया v, सॉरी यहाँ पे लिख दिया हमने u, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया v, डी बाई डी एक्स ऑफ v। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं सिर्फ ऊपर वाला u माना हूँ, नीचे वाला को v माना हूँ, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया बस। ओके, तो अब मान लीजिए कि इसमें और थोड़ा आगे हम करते हैं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब नीचे वाला का स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, e की पावर x cos x। ऊपर में ये पहला वाला जो पार्ट है वो ऐसा का वैसा ही रहेगा, एंड डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं डिफरेंस दूसरे ब्रैकेट में, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। मैं डिफरेंशिएशन ये सारी चीजें पहले वीडियो में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया हूँ ये कैसे होता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, और आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये है 3। ओके, तो ये 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। ओके, माइनस ये पहला पार्ट वैसे का वैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, अब इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है अलग से। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, u इंटू वी, मतलब अगर दो चीजों का डिफरेंशिएशन हो, अगर वो भी लिख दूं d बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपको कहीं लिखा हो u डॉट v, इसका डिफरेंशिएट करना हो, तो पहला फंक्शन वैसे ही रहेगा, d बाई डी एक्स ऑफ v होता है, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही रहेगा और du बाई डी एक्स। इसमें क्या करना है, अगर दो चीजें गुणा हो रही हो आपस में और दोनों का डिफरेंशिएट, देखो ये u और v में गुणा हो रहा है, तो दो चीज आपस में गुणा हो, दोनों का डिफरेंशिएशन हो, तो पहले को वैसे रोको, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को वैसे रोको और पहले को डिफरेंशिएट करो। ये डिफरेंशिएशन का दूसरा फॉर्मूला है। तो ये बहुत बेसिक्स फार्मूले हैं, ये फार्मूले जनरली पता होता है, तो आपको पता होगा, आपने कहीं भी पढ़ा होगा। तो अब चलिए दूसरों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो दूसरे का डिफरेंशिएट करने के लिए अभी बताया, पहले को वैसे ही रहने देंगे, और दूसरे का डिफरेंशिएशन होता है साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, प्लस दूसरा वैसे ही रहेगा कॉस एक्स, और पहले का डिफरेंस, और ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई के पावर एक्स, उतना ही होता है। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप बुक से देख लीजिएगा, आप नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सारा फॉर्मूला कहीं पे अपलोड कर दूंगा और आपको बता दूंगा। अब देखिए,
अब इसमें क्या है कि मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखा जाए तो ई के पावर हर जगह दिख रहा है, ई के पावर एक्स हर जगह दिख रहा है। दूसरे टर्म में देखिए यहाँ पे भी ई के पावर एक्स दिख रहे हैं, मतलब ये ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स गुणा होगा तो फिर से ई के पावर एक्स तो हो ही जाएगा, और इसमें ई की पावर एक्स ऑलरेडी है, तो ई के पावर एक्स दोनों जगह दिख रहे हैं, तो हम चाहें तो ई के पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं सबसे पहले तो हम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के पावर एक्स हमने क्या किया, पूरे से कॉमन ले लिया, तो ई के पावर एक्स हमने ले लिया हर जगह से कॉमन, ये बट्टा वैसे ही रहेगा, और ई के पावर एक्स हमने पूरे से कॉमन ले लिया, तो ये बच गया कॉस एक्स 2x प्लस 3 माइनस ई के पावर एक्स पूरे से कॉमन हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और ये कॉस को पहले हम लिख लेते हैं और माइनस साइन को बाद में लिख लेते हैं। ओके, और ई के पावर एक्स तो बाहर चला गया है, और नीचे वाला ई के पावर देखा जाए तो एक्स और स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ओके, ये ई के पावर एक्स से एक ई के पावर एक्स खत्म हो जाएगा, हम जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लें, डिफरेंशिएशन का काम हो गया है, अब ये क्वेश्चन हो चुका है, बस हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ऊपर वाले में cos x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x cos x प्लस 3 cos x का दोनों में मल्टीप्लाई माइनस, अब cos का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में है, तो हम ब्रैकेट में ही लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, एक्स स्क्वायर cos x प्लस 3x cos x प्लस 4 cos x। ओके, ये cos का मल्टीप्लाई हो गया माइनस, अब साइन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए फिर से जगह नहीं है, तो अब मुझे थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 3x साइन एक्स प्लस 4 साइन एक्स। अब ऊपर भी छोड़ सकते थे, अगर ये 2 नंबर में पूछा, अगर आपको ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देना ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा हमने डिफ्रेंशिएट करके और ऐसे ही छोड़ दिया। तो डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स 2x cos x प्लस 3 cos x माइनस, अब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया था, माइनस साइन एक्स इधर पहले में आया था तो माइनस बना दिया था, और दूसरे में जरा ध्यान दीजिएगा, हमने ये गलत किया है, दूसरे में यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा, क्यों, क्योंकि माइनस साइन एक्स प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, ये माइनस का अब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 3x कॉस एक्स माइनस 4 कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 3x साइन एक्स प्लस 4 साइन एक्स। अभी फिर प्लस बन गया क्योंकि फिर से एक माइनस आ गया था बाहर से मल्टीप्लाई करने के लिए, ई पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आप कॉस छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ तो आपको पूरा चीज़ एंड तक बता दूँ, और एग्जाम में आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा जैसा आपको वहाँ पे टाइम होगा। अगर आप लोग ज़्यादा लेंदी जा रहे थे एक लाइन छोड़ के और फिर आगे क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ओके ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे एक्स वाला जो है कॉस एक्स वाला, एक्स कॉस एक्स वाला और एक्स कॉस एक्स वाला दो है एक साथ ना, इसी के लिए मैं कर रहा था इतना देर से। ओके, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाले को लिख लेते हैं, यहाँ पे साइन में भी है, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस, अब सारी चीजों को एक साथ लिखना चाह रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। उसके अलावा अब एक्स वाले को देख लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे है 2x cos x और यहाँ पे माइनस 3x, तो हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, ये हो गया। तो ध्यान से देखा जाए तो हमने ये लिख लिया है, ये लिख लिया है, ये भी लिख लिया और ये भी लिख लिया। अब सिर्फ अब कॉस वाला देख लेते हैं, तो ये है प्लस 3 cos x और माइनस 4 cos x, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस cos x। तो हमने cos x भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया और ये भी लिख लिया और ये भी लिख लिया, राइट, और ये भी लिख लिया। अब सिर्फ साइन वाला हमने स्क्वायर वाला ऑलरेडी लिख लिया था, ये दो बचा है, तो दो लास्ट में एज इट इज हम लिख लेंगे, प्लस 3x साइन एक्स प्लस 4 साइन एक्स डिवाइड बाई ई की पावर एक्स कॉस एक्स। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको और थोड़ा फाइनल कर दूं, तो मैं एक्स स्क्वायर फर्स्ट वाले में से कॉमन लेके लिखना चाहता हूँ, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ से हम मैं cos x लेना कॉमन चाहता हूँ, तो यहाँ से बाहर से माइनस कॉमन हो गया, तो x प्लस 1 cos x, और इस वाले में से मैं sin x कॉमन ले सकता हूँ,
3x प्लस 4 साइन एक्स। मैं जस्ट सिंपल ताकि दिखने में अच्छा लगे इसलिए किया हूँ। आप भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और भी आप दूसरे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, जैसा ऐसा लिखना चाहें। ओके, तो अब हम चलिए गो वाले क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें डिफरेंशिएशन का जो काम था जो वो सिर्फ यहीं पे था। इसको मैंने ऐसे लिख लिया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया बस। इसके अलावा जो भी कर रहे हैं हम काटने पीटने और छोटा करने क्वेश्चन आंसर को और सरल रूप में लिखना चाह रहे हैं। ओके, और ये एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला देख लीजिए। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तीसरे का गौ देखते हैं। तीसरे के गौ में कह रहा है अवकलन समीकरण dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन एक्स को हल कीजिए। तो एक अवकलन समीकरण दिया है और वो समीकरण क्या है, dy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन एक्स। अब एक थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा है, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो हमें ये चीज पूछा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन एक्स। तो सबसे पहले x वाले को एक साथ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, सॉरी dx को दूसरे साइड हम रखना चाह रहे हैं, तो dx को हम उधर भेज देंगे तो हो जाएगा e के पावर x साइन एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x वालों को एक साथ कर लिया, y वालों को एक साथ कर दिया, और ये dx रह जाएगा। और दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो हमने दोनों पक्षों में समाकलन कर दिया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ओके, तो ये y का इंटीग्रेशन dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए ये जो दूसरा वाला है ना, ये इंटीग्रेशन आपको आगे चल के परेशान करने वाला है। ओके, ये आपको आगे चल के परेशान करेगा ये इंटीग्रेशन। तो एक काम करते हैं, इस इंटीग्रेशन को करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अब यहीं पे रहने देते हैं, y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी मान लेते हैं, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, बट ये दूसरा वाला इंटीग्रेट करने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसको सिंपल करने के लिए एक चीज बताता हूं। मान लीजिए कि इसको सी मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये जो पहला है, ये जो है ये हम इसको कहीं बाहर से इसको इंटीग्रेट करके लाते हैं और इसका मान हम सीधे यहां रख देंगे। तो हम इस इक्वेशन को बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम इस इक्वेशन में किसकी वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए इसके ये आई है, ये कुछ नहीं है, और ये क्या है, आई है। ओके, तो अगर हम जैसा माने, अगर वैसा हम जरा नीचे लिखें तो आई इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स साइन एक्स। ये आई क्या पता है ना, हमने ऐसा करना है और इसमें आई की वैल्यू सिर्फ रख देनी इक्वेशन 1 में, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई का थोड़ा सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा क्वेश्चन करते वक्त। मैं बताता हूँ इसको एक टिक से करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो मान लीजिए हमको पहले वाले इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम एक ILATE के फॉर्म, जिसको इलेट बोलते हैं, उसका हेल्प लेना पड़ेगा हमें। तो अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ILATE क्या होता है, इलेट। इसमें क्या होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। एल मतलब होता है लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक मतलब जिसमें लॉग हो। ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मतलब जैसे एक्स स्क्वायर, 5x, 3x, ऐसा कुछ। टी मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन कॉस, साइन कॉस ऐसा कुछ। ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब ई के पावर एक्स या ए के पावर एक्स, इस तरह का कुछ हो। ओके, तो इलेट रूल के अकॉर्डिंग हम पहले वाले को फर्स्ट मानते हैं, मतलब इधर जो लिखा है इसको हम फर्स्ट बोलते हैं और राइट वाले को सेकंड बोलते हैं। राइट मतलब इस साइड वाले को हम सेकंड बोलते हैं। ये फर्स्ट सेकंड का क्या कॉन्सेप्ट है बताता हूं। तो जब भी मान लीजिए एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन में जब भी कोई लिखा हो, आपको फंक्शन 1 लिखा हो और इंटू F2 लिखा हो, फंक्शन 2 लिखा हो, और दोनों को इंटीग्रेट करना हो, मान लीजिए x के सापेक्ष में आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, पहले F1 को वैसे ही रहने दीजिए, इंटू इंटीग्रेट कीजिए दूसरे को, माइनस, फिर एक इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा के पहले वाले को डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, पहले फंक्शन को, इंटू फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए दूसरे फंक्शन को, और इन सब को एक बार dx को इसके साथ इंटीग्रेट कर दीजिए। ये फॉर्मूला है। ओके, आपने पढ़ा होगा तो फॉर्मूला पता होगा, हम इसका यूज कर रहे हैं। और इसमें हम पहले वाले फंक्शन को हम लोग 1 माने हैं और दूसरे फंक्शन को 2 माने हैं। अब यहाँ पे हमें पता नहीं है कौन क्या है, तो पहले को 1 मान लिया, दूसरे को 2 मान लिया। लेकिन अगर जहां पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे ex और sin x दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है। इसके लिए ही मैं बताया हूँ इलेट, ILAT। अगर इनवर्स हुआ तो इसको फर्स्ट मानेंगे, और एक्सपोनेंशियल हुआ तो सेकंड मानेंगे। उसी तरह लॉगरिथमिक और इन दो कोई होगा, उन दोनों में से देखेंगे कौन कौन। जैसे मान लीजिए लॉगरिथमिक और एल्जेब्रिक हुआ, तो लॉगरिथमिक को 1 मानेंगे और एल्जेब्रिक को 2 मानेंगे। इसी तरह इनवर्स को 1 मानेंगे और एक्सपोनेंशियल कहीं है तो इसको 2 मानेंगे। ओके, तो ये हम इंटीग्रेशन को सिंपल करने के लिए करते हैं बस। तो इसमें मान लीजिए ये एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल को क्या मानेंगे, सेकेंड। और साइन एक्स क्या है,
ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इसको फर्स्ट मानेंगे, तो साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा, और एक्सपोनेंशियल है तो इसको सेकंड मानना पड़ेगा, तो हमने फर्स्ट सेकंड मान लिया। अब हम क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट वाले को हम एज इट इज लिख देंगे साइन एक्स, और सेकंड वाले को इंटीग्रेट करेंगे ई की पावर एक्स डी एक्स, माइनस फर्स्ट वाला जो था उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इंटू दूसरा वाला जो था उसको इंटीग्रेट करेंगे, और इसको हम बोल देंगे, और इसको सबको हमें एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा dx के सापेक्ष, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखा हूं पूरा का पूरा। अब ये देखिए साइन एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है इंटीग्रेशन, आपको फॉर्मूला पता होगा। अब ये इंटीग्रेशन का चिन्ह लगेगा, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स का ई के पावर एक्स, और फिर से dx। ओके, ये आई इक्वल टू, अब ये चलते हैं ई के पावर एक्स, हमने आई क्यों माना है अभी मैं बता रहा हूँ आपको, साइन एक्स माइनस, अब यहाँ पे भी फिर से फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा, तो ध्यान से देखेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल है इसको सेकंड मानेंगे, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है इसको फर्स्ट मानेंगे। अब फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट, फिर से वही वाला रूल लगेगा, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि पहले वाले को वैसे ही छोड़ दो, इंटू दूसरे वाले को इंटीग्रेट कर दो, माइनस फिर से इंटीग्रेशन का चिन्ह लगता है, ये फॉर्मूला में है, फिर पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इंटू दूसरे वाले को इंटीग्रेट करो, और जो भी आया है उन सबको इंटीग्रेट कर दो, ये इस ब्रैकेट में इसकी बात कर रहे हैं। ओके, आई इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस, ये हो जाएगा माइनस ऐसे रहने देते हैं, और ये हो जाएगा कॉस एक्स और ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आई गेस, ठीक है। एक बार अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो एक बार आप फिर से दोबारा वीडियो को बैक करके फिर देखिएगा, ओके, फिर आपको समझ आ जाएगा। अब ये हो जाएगा आई इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस, अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई हम अभी नहीं करते हैं, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ई के पावर एक्स कॉस एक्स, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये देखिए जो माइनस माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब फिर से हम इसको फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा, तो इस दूसरे वाले को हम सेकंड बोलेंगे इलेट के अकॉर्डिंग, और इसको फर्स्ट बोलेंगे। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जो इसीलिए मैंने आई माना था कि जो हम इंटीग्रेट करने के लिए शुरू किए थे इसी को तो इंटीग्रेट कर रहे थे, ई के पावर एक्स साइन एक्स को, और फिर से वही आ गया। अब फिर से इंटीग्रेट करेंगे, फिर से ऐसे ही बनता जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर ऐसे ही बनता जाएगा, तो ऐसे ही बनता रहेगा, ये कभी इंटीग्रेशन खत्म ही नहीं होने वाला है, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया भी है, अब इंटीग्रेशन खत्म नहीं होना है। तो हमने ध्यान से आप देखिए, तो हम इसको आई माने थे, इसीलिए हमने आई माना था, हम इसको क्या माने हुए हैं आई, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो पा रहे थे इसी को हम आई माने हुए हैं, तो अब हम क्या करते हैं उसके जगह पे आई रख दे रहे हैं, तो आई इक्वल टू, ये ट्रिक यही है यहाँ पे, तो माइनस के इसमें पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ई के पावर एक्स साइन एक्स, सॉरी ई के पावर एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस, और इसके पूरे के जगह पे, इस पूरे के जगह पे मैं आई लिखूंगा, इस पूरे के जगह पे, अरे माइनस कहां से आया, माइनस मल्टीप्लाई हो गया, जो बाहर वाला ये वाला माइनस है वो यहाँ पे आके माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा आई, अब वो वाला आई इधर आके प्लस आई हो जाएगा, इक्वल टू ई की पावर एक्स यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पे फिर आई की वैल्यू हो जाएगी ई की पावर एक्स डिवाइड बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्या था कोई डाउट नहीं? अब आई की वैल्यू हमें निकली है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, यही आंसर नहीं है, यहीं पे आप आंसर मत लीजिएगा, गलत हो जाएगा। अब जरा ध्यान देखिए, इक्वेशन 2 आई की वैल्यू हमें निकाल के और कहाँ रखना था, इस वाले में रखना था, यही हमारे लिए आंसर होगा, यहाँ पे रखने के बाद आंसर होगा, ठीक है। आई की वैल्यू हम यहाँ उठा के रखेंगे, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 जो था उसको वहां पे आपको लिख लेना है, मैं तो यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ओके। तो आपको यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, आप चूंकि एग्जाम दे रहे हैं, रिटन एग्जाम है, सब्जेक्टिव है, तो सब कुछ लिखते रहना पड़ेगा। क्या फ्रॉम मतलब इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से, और 1 और 2 से में क्या करेंगे, आई की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे सिर्फ, तो y इक्वल टू, जिसको हम आई मान रखे थे, और आई हम इसको किसको मान रखे थे, आई हम इसको मान रखे थे, तो हमने इसके जगह पे रख दिया ई के पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स।
प्लस सी। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ये क्वेश्चन का ये हमारा फाइनल आंसर है। आपको डिफिकल्ट लग सकता है, जैसे आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने किया कुछ नहीं है, ये वाला स्टेप तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ इंटीग्रेट करके लिख देना था। इसी को ही तो मेन सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के मैंने अलग से आई मान के और इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, और आई की जो वैल्यू आई है वही उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में रख दिया, और ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, फाइनल आंसर है। ओके, प्रैक्टिस करने से यहाँ तक आपको करना है 2 नंबर के लिए। ओके, ये 3 हो गया। अब हम चलते हैं चौथे पार्ट में। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर प्राप्त संख्या जो 3 का अपवर्त है उसको ई से, और पासे पर प्राप्त संख्या जो सम है उसको एफ से निरूपित किया जाता है। तो हमें बताइए ई और एफ स्वतंत्र घटना है या नहीं है, ये क्वेश्चन। तो मैं जरा समझाता हूँ क्वेश्चन को। एक पासा होता है ना, पासा समझ लीजिए जो लूडो होता है ना, लूडो खेलते हैं तो उसका जो टॉस करते हैं ना, तो उसमें कितने नंबर आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ये सारे आ सकते हैं। तो इसको हम प्रोबेबिलिटी की दुनिया में हम बोलते हैं इसको सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मान लीजिए, इसको ऐसे बोलते हैं, सैंपल स्पेस इसको बोलते हैं। मतलब क्या आ सकता है? तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। करेक्ट। अब ये कह रहा है पासे पर प्राप्त संख्या जो 3 का अपवर्त है उसको ई बोल रहे हैं। तो एक ई एक ऐसी घटना है, कह रहा है कि पासे पर जो संख्या आएगी वो 3 का अपवर्त है, मतलब ये 3 का मल्टीपल है, हमें ये बताना, 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज होगा तो या तो 3 आ सकता है या तो 6 आ सकता है। या तो 3 का गुणज क्या क्या है? 3 है और 6 है, तो या तो 3 आ सकता है या तो 6 आ सकता है। उस मतलब आ तो कुछ भी सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, लेकिन कह रहा है 3 का जो गुणज है उसको ई बोलना चाह रहा है। यही क्वेश्चन कह रहा है, 3 का गुणज है इसको ई बोल रहे हैं। और कह रहा है जो सम, अब इसमें एक सम संख्या की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि पासे पर प्राप्त संख्या जो सम है उसको एफ से निरूपित किया जाता है। तो इसमें सम क्या क्या है? 2 है, 4 है और 6 है, ये सम है। तो कह रहा है जो पासे पर सम संख्या है उसको एफ से निरूपित किया जा रहा है, और जो पासे पर 3 का गुणज है उसे ई से निरूपित किया जा रहा है। और पूरा सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है? वो 1 2 3 4 5 6। तो कह रहा है हमें ये बताइए जो ई एक घटना है, मतलब 3 और 6 आना एक घटना हो गई, और सम संख्या आना भी एक घटना है। कह रहा है कि आप मुझे ये बताइए कि ई और एफ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है या नहीं, स्वतंत्र घटना है या नहीं है। ठीक है, तो स्वतंत्र घटना मतलब, अब बताइए कोई लूडो का, जैसे मान लीजिए हम ऐसे खेल रहे हैं तो उस पर कुछ भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि 3 आया तो सम संख्या नहीं आ सकता था, आ तो कुछ भी सकता था। 3 आ गया उस टाइम पे, अब 3 आया तो सम से क्या लेना देना, 3 आ गया। अब 6 आ गया तो 6 सम भी आ सकता है, और 6 3 का गुणज भी है, दोनों हो गया यहाँ पे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है ई आए तो एफ भी आ जाए, जैसे 6। हो सकता है ई आए और एफ ना आए, 3 आ जाए, 3 आ गया तो वो भी सम संख्या है, सम संख्या नहीं है। तो वैसे देख के आप समझ के ऐसे बोल सकते हैं कि ई आ सकता है और ई आए तो हो सकता है एफ आ जाए, एफ न भी आए, उससे कोई लेना देना तो है नहीं। तो ये एक स्वतंत्र घटना है ई और एफ, आप सीधे सीधे बोल सकते हैं। लेकिन ये 2 नंबर में पूछा है तो थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं जिस तरह से बोल रहे हैं। तो आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर ई बोलें, ई के आने की संभावना, तो ई में क्या क्या आ सकता है? 6 चीजें आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है? ये काउंट कितना होगा? टोटल 6 है। तो टोटल चीजें कितने चीजें आ सकती हैं? 6 चीजें आ सकती हैं। और ई के लिए, और हमें ई चाहिए यहाँ पे, राइट? तो ई के लिए क्या क्या जरूरी होगा? अगर ई होना होगा तो या तो 3 आएगा तो 6 आएगा। तो टोटल कितने संख्या है जो ई के लिए जरूरी है? वो 2 है टोटल संख्या। तो 2/6 यानी ये 1/3 हो गया। ई के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। उसी तरह एफ के आने की प्रोबेबिलिटी, तो एफ के आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल कितना चीजें, कितनी चीजें आ सकती हैं? 6। लेकिन एफ आने के लिए क्या क्या आनी चाहिए? कितनी चीज? 2 4 6, 3 चीजें आनी चाहिए। ये हो जाएगा 1/2, कट जाएगा, 3 दूना 6 और ये 2 3 6। ओके, ये हो गया। तो एफ के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और ई के होने की प्रोबेबिलिटी 1/3। ओके, अच्छा यहाँ पे एक और चीज बताइए, ई और एफ दोनों हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये क्यों पूछ रहा हूं अभी बताता हूं। ई और एफ दोनों हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब ई भी हो जाए एफ भी हो जाए, तो ये तभी पॉसिबल है क्योंकि ई में क्या क्या आ सकता है? 3 और 6। अगर 3 आया तो एफ नहीं हो पाएगा क्योंकि एफ में सम होना चाहिए। तो अगर 6 आ गया तो ई भी हो जाएगा और एफ भी हो जाएगा। तो इसी को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, मतलब दोनों हो जाए। तो दोनों कब होगा? जब जब 6 आ जाएगा तो ही दोनों हो पाएगा। ओके, तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, तो क्या क्या आ सकता है? 6 चीजें आ सकती हैं, और क्या आएगा तो दोनों होगा? केवल 6 आएगा, तो 6 मतलब एक चीज है, तो ये 1/6 हो गया। तो यानी दोनों एक साथ आए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाला हूं, दोनों एक साथ ई भी आए और एफ भी आए,
तो 1/6। इस तरह का क्वेश्चन मैंने सेकंड क्वेश्चन जब करा रहा था तो मैंने कराया था। ये जो सेकंड क्वेश्चन था इसमें, आपने अगर पुराना वीडियो देखा होगा तो सेकंड क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट था वो यही था। ओके, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी थी और मैंने बताया था कि दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे आ रहा होगा, उसको जाके आप देख लीजिए, ऊपर जो आई बटन आ रहा है यहाँ पे जाके देख ले सकते हैं, या चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप 12th के PYQs डाला हूं, मैथमेटिक्स PYQs, वहां से भी देख सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था दोनों एक साथ हो, इसकी इसकी जो संभावना है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। सिर्फ ई हो उसकी 1/3 है, सिर्फ एफ हो उसकी 1/2 है। वो मैंने इस तरीके से निकाला है। तब ये कह रहा है, आपको एक फॉर्मूला बताया था जब मैं सेकंड का जो फिफ्थ पार्ट बता रहा था, वो ए के जीतने की और बी के जीतने की। तो जब दोनों घटनाएं अगर स्वतंत्र होती हैं तो एक फॉर्मूला होता है क्या, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, अब याद आ गया होगा आपको, पी ई इंटू पी एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। ये तभी होगा यदि ई तथा एफ स्वतंत्र घटना हो। ये तभी सही है, अगर स्वतंत्र नहीं हुआ तो ये सही नहीं होता है। ओके, तो पहले देखते हैं ये हो पा रहा है कि नहीं। अगर पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू यहां से 1/6 आ गई तो मतलब कि ये स्वतंत्र घटना ही थी। तो पी ई की वैल्यू कितनी है, 1/3 इंटू इसकी वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे देखिए 1/6 आ गया। और हमने अभी अभी निकाल के ये रखा था कितना, 1/6, और हमने यहां से कैलकुलेट किया तो कितना है, 1/6। इसके मतलब क्या है, ई और एफ दोनों स्वतंत्र घटना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ई तथा एफ स्वतंत्र घटना है, अतः करके लिख सकते हैं आप, अतः ई तथा एफ स्वतंत्र घटना है। ये क्वेश्चन हो गया, समझ में? तो ये थर्ड का चारों पार्ट हो गया। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अब ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे सारे खंड करने हैं, सभी करना अनिवार्य है। और पहला क्वेश्चन ही है क्या, अवकलज कीजिए। और किसका अवकलज करना है, y इक्वल टू cos x इंटू नहीं है, cos x के पावर sin x। अब ये कितने नंबर, ये भी 2 नंबर में पूछा है, बट ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इस क्वेश्चन को जब भी आपको कभी ऐसा दिखे, वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल, वेरिएबल से x के पावर y या x के पावर x या sin x के पावर cos x, ऐसा हो, जब भी आपको ऐसा दिखे तो आप मान लीजिए कि ये क्वेश्चन किससे होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा। लॉगरिथम आपने पढ़ा होगा, तो लॉग लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा लॉग, यानी मैं लॉग बेस ई की बात कर रहा हूं। तो लॉग y इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग cos x के पावर sin x। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, राइट? तो log y इक्वल टू, ये देखिए log जब m के पावर n होता है, एक log की प्रॉपर्टी होती है, log m के घात n होता है तो n आगे आ जाता है और इसको लिख सकते हैं log n log n। ये हो जाएगा sin x, सामने आ जाएगा sin x, और ये इसको लिख देंगे log cos x। ओके, अब हमें इसका क्या करना था, अब हम दोनों साइड में क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। अब आप लिख सकते हैं यहाँ अवकलन करने पर। तो चलिए हम कर लेते हैं इसका अवकलन। तो लेफ्ट साइड में अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ log y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू log cos x। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, तो ये मान के चलेगा log है, तो log का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/y हो जाएगा, log y है तो, और y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये फिर से यहाँ पे एक चैन रूल लगेगा, मतलब इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड, और डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पहले वाले का डिफरेंस, ये इंटीग्रेशन नहीं है कि इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएशन है, तो पहला वाला वैसे ही रहने देते हैं इनटू दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन होगा log डी बाई डी एक्स ऑफ log cos x प्लस दूसरा वाला को वैसे ही रहने देंगे log cos x, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके, ये किस फॉर्मूले पे कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिखना जरूरी है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर यू की जगह पे फंक्शन मान लो, डी बाई डी एक्स ऑफ f1 डॉट f2, अगर इसका डिफरेंशिएट करना हो तो f1 डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ f1। ये एक फॉर्मूला है। ओके, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप ऐसे फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिए, ये जस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं।
इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के लिए। अच्छा ठीक है, ये इक्वल टू 1/y dy डिवाइड बाई dx इक्वल टू साइन एक्स, और दूसरे को डिफरेंशिएट, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होता है 1/x, तो 1/x की जगह पे है cos x इंटू cos x का डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस log cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है cos x, ये हो जाएगा cos x। ओके, तो 1 डिवाइड बाई वाई डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, ये हो जाएगा टेन एक्स इंटू, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, प्लस अब ये हो जाएगा कॉस एक्स और लॉग कॉस एक्स। ये पहला वाला जो कॉस था वो लॉग के अंदर था, दूसरा वाला लॉग के बाहर था, एक साथ मत कर दीजिएगा, कॉस स्क्वायर एक्स नहीं हो जाएगा, गलत है वैसे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ओके पहले वाले को पहले लिख लेते हैं, तो कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स और ये माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स, ओके, और ये y इधर मल्टीप्लाई में आ गया। अब इसको और दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट ही करना था ना, तो डी वाई बाई डी एक्स, हमें यही तो निकालना था, हमें y दिया था डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, y दिया था डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो वही हम निकाल रहे हैं। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, y की जगह पे कितना दिया था, y की जगह पे क्वेश्चन में दिया था कितना, cos x के पावर sin x, तो हम y की जगह पे फिर से दोबारा वही रखेंगे, cos x के पावर sin x, और ये हो जाएगा cos x log cos x माइनस sin x इंटू tan x। यह है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ओके, चौथे का ख है, वो कह रहा है कि किसी लीप ईयर अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कर दी। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं जब पढ़ता था मुझे प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगते थे, तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये कह रहा है कि एक लीप ईयर, तो आपको एक पता है, एक जो सामान्य एक साल होता है, एक ईयर जो होता है, उसमें कितने दिन होते हैं टोटल, 365 दिन, और 365 दिन में अगर कोई बोले तो 52 हफ्ता होता है, और प्लस एक और दिन हो सकता है एक्स्ट्रा, और ये एक और दिन कुछ भी हो सकता है, तब जाके 365 बनता है। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो 52 इंटू 7 प्लस 1 पूरा 365 आ जाता है। अगर एक साल हुआ और वो साल लीप हुआ, लीप ईयर, अगर वो लीप ईयर हुआ तो उसमें होते हैं 366 दिन, और वो 366 दिन में 52 हफ्ता तो होता ही होता है, प्लस एक दिन तो पहले होता था, और वो एक दिन और, तो ये 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो एक साल में 52 हफ्ता प्लस एक दिन होता है, और अगर वो लीप ईयर हुआ तो एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा, 366 दिन होता है, और 366 क्यों, फरवरी 29 का जब होता है तब होता है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 52 हफ्ता प्लस 2 दिन हो जाता है। तो अगर मान लीजिए एक हफ्ते में, अगर हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, और वो 7 दिन कौन कौन से हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, टोटल कितने दिन, 7 दिन हो गए, और टोटल कितना हफ्ता होता है, 52 वीक होता है, प्लस एक दिन नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल ईयर है। लेकिन अगर लीप ईयर हुआ, अब ये एक दिन जो एक्स्ट्रा हुआ था, ये देखिए 52 बार तो एक हफ्ता हो गया, तो ये संडे कितने बार आ गया यहाँ पे, इस वाले में कितने बार आ गया, 52 बार आ गया, और प्लस एक बार 53 बार। कभी कभी अब ये एक दिन कुछ भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है। ये कब, नॉर्मल ईयर में, जब साल कितने दिन का होता है, 365 दिन का। क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, एक लीप ईयर में। तो जब हम एक लीप ईयर अगर लेंगे, एक लीप ईयर, तो इसमें भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, टोटल कितने दिन हुए, 7 दिन, और कितने बार आएगा, ये 52 बार आता है। एक हफ्ते में कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं, 52 हफ्ता होता है, तो 52 बार अगर आया तो 52 बार संडे तो आ ही गया, ये संडे 52 बार आएगा, ये एक वीक है पूरा, और ये कितने बार आता है एक साल में, 52 बार आता है, आप कैलेंडर में भी कैलकुलेट कर देख सकते हैं। तो ये एक हफ्ता है, और ये कितने बार आता है, 52 बार आता है, कम से कम 52 बार तो आता ही है, चाहे वो 365 दिन का साल हो, चाहे वो 366 दिन का हो। ओके, तो 52 बार आता है, इसके मतलब ये संडे भी 52 बार आएगा, ये पूरा हफ्ता ही 52 बार आ रहा है, तो संडे भी 52 बार आएगा, तो 52 संडे तो ऑलरेडी आ गए, तो क्वेश्चन पूछने का यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं आता है। क्यों, क्योंकि अगर कोई पूछता है कि संडे साल में 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो भाई 52 संडे हर बार आएगा, हर बार ही आएगा, तो 100% संभावना है कि 52 आएगा। 100% का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी 1 हो जाना, प्रोबेबिलिटी 1 हो गई मतलब 100% चांस है।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे 52 नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है 53 बार संडे आ जाए। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो गया, इसलिए बोला था। और एक लीप ईयर जो होता है वो 366 दिन का होता है। ओके, तो ये 52 बार तो आएगा ही, अब प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। नॉर्मल में 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा था, यहाँ पे कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ तो ये अब 2 दिन कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है कि ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ है ये संडे हो और मंडे हो सकता है ये 2 दिन एक्स्ट्रा। इस वाले में तो कुछ कहना ही नहीं है, इस वाले में तो ये सातों ही आएंगे। इस वाले में जो 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, अब इसमें हो सकता है कि ये या तो मंडे हो ट्यूसडे हो, या तो ट्यूसडे हो वेंसडे हो, क्योंकि लगातार ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि एक उड़ के मंडे आ गया, एक फ्राइडे आ जाएगा। तो या तो वेंसडे हो या थर्सडे हो, या थर्सडे हो फ्राइडे हो, या फ्राइडे हो सैटरडे हो, या फिर संडे हो या मंडे हो, या सैटरडे हो या संडे हो। सैटरडे को एस इसलिए लिख रहा हूं, कंफ्यूजन होगा एस लिख दूंगा तो। ठीक है, तो मुझे ये बताइए इस 2 दिन में क्या क्या आ सकता है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी चीजें आ सकती हैं? 7 चीजें आ सकती है ना? तो टोटल कितनी चीजें आ सकती हैं? 7, जिसको अभी मैं बोल रहा था सैंपल स्पेस। तो अगर मैं सैंपल स्पेस बोलूं तो कितना है? 7। लेकिन इवेंट जिसको बोलते हैं, घटना, हमें कितने कौन चाहिए? या तो हमारे लिए पहला आ जाए तो भी हमारे काम का हो जाएगा, क्योंकि 52 बार आ चुका है, और एक बार और यहाँ पे आ जाएगा तो 53, ये भी काम का है। या ये आ जाए, इसमें भी एक संडे है, तो इन दोनों में से कोई एक, ऐसा नहीं कि ये भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा, दोनों नहीं, 2 ही दिन एक्स्ट्रा होता है। तो या तो ये आएगा या तो ये आ जाएगा, या तो इन सब में से। तो हमारे लिए काम का क्या है? या तो ये आ जाए तब भी हमको संडे मिल जाएगा, और या तो ये आ जाए तब भी संडे मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे टोटल कितने आ सकते हैं? इवेंट कितने हैं? 2 इवेंट है टोटल। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी अब जब भी निकालना हो किसी इवेंट का तो क्या होता है? टोटल कितने आ सकते हैं सैंपल स्पेस? टोटल 7 चीजें आ सकती हैं। और कितनी चीजें हमारे काम की है? 2 चीजें हमारे काम की है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे आने की एक हफ्ते में 52 बार कितना है? 53 बार आने की कितनी है? 2/7। और इस 2/7 में ध्यान रखिएगा 52 बार तो पहले से ही आ चुका है, 52 हफ्ता होता है। तो सिर्फ 2 दिन में हम चेक करें तो 2 दिन में इतनी संभावना है, 7 संभावनाएं हैं। इस 7 में से कोई भी 2 आ जाएगा, मतलब 7 में से ये दोनों आ जाएगा तो हमारे काम का है। तो या तो 7 में से पहला आ जाएगा या तो लास्ट वाला आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग संडे 53 संडे इन अ लीप ईयर इज इक्वल टू 2/7। मतलब एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है, 2/7 है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, और आपको समझ नहीं आएगा तो एक बार रिवाइज करके देखिएगा। इसमें कुछ नहीं है, एक साल में 366 दिन होते हैं, 365 दिन सामान्य तौर पे होते हैं। तो 52 हफ्ता यानी 52 संडे आ गया, एक दिन से एक और संडे चाहिए। लेकिन हमसे ये नॉर्मल साल के लिए नहीं पूछा है, नहीं तो 1/7 यहाँ पे आंसर आता। टोटल 7 होते हैं और एक हमें चाहिए 1/7, बट ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है लीप ईयर में। तो एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, और 366 दिन मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। और वो जो 2 दिन एक्स्ट्रा है वो 2 दिन कुछ भी हो सकता है इन 7 में से। तो 7 चीज और 2 चीज हमें चाहिए, तो 2/7, प्रोबेबिलिटी 2/7 इज अ करेक्ट आंसर। फोर्थ का थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बिंदु 5,2,4 से जाने वाली तथा सदिश इतने के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ये वेक्टर से रिलेटेड है, आपने अगर वेक्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, बट फिर भी बताता हूं। यहाँ पे कह रहा है एक पॉइंट दिया है। ओके, इस पॉइंट का मान लीजिए नाम दे देते हैं ए। तो ये जो ए पॉइंट है, कह रहा है ये है 5,2,-4, और कह रहा है एक वेक्टर दिया है। इस वेक्टर का हम नाम दे देते हैं कुछ बी वेक्टर, और इस वेक्टर का मान दिया है कितना? 3i प्लस 2j माइनस 8k। ओके, तो कह रहा है क्या कि इस वेक्टर के समांतर हो और इस बिंदु से होकर जाए, उसका हमें क्या बताना है? समीकरण बताना है। कैसा समीकरण? सदिश रेखा का समीकरण, जैसे वेक्टर, जैसे अभी ये बी का दिया है। ओके, तो सबसे पहले कोई भी पॉइंट दिया हो तो उसका हमें पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ता है। स्थिति वेक्टर, स्थिति सदिश इसको बोलते हैं। तो इसका इसको हम वेक्टर रूप में अगर लिखें ए को, तो हम इसको लिख सकते हैं 5i प्लस 2j माइनस 4k। ये सदिश रूप में हमने लिख लिया जो बिंदु दिया था, और हमें बी बिंदु पहले से ही पता है क्या? 3i प्लस 2j माइनस 8k। ओके, और हमें क्या निकालना था? एक ऐसा वेक्टर, मतलब एक ये बिंदु है और एक ये वेक्टर है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, इसलिए वेक्टर का नाम बी दिया था। कह रहा है इसके समांतर, बी के एकदम समांतर होनी चाहिए और इस बिंदु से होकर जाए, उस वेक्टर का समीकरण बताइए। तो अगर ऐसा बताना होता है तो होता है, मान लीजिए उस वेक्टर का नाम होगा कुछ सी होगा। ओके, उस वेक्टर का सी। तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है क्या, कि जब भी किसी वेक्टर का निकालना है हमें, कोई वेक्टर निकालना जो किसी वेक्टर से पैरेलल हो और किसी बिंदु से होकर जा रही हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है
उसका पोजीशन वेक्टर प्लस अल्फा इंटू दिया गया वेक्टर। तो सी वेक्टर इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, तो सी वेक्टर में पोजीशन वेक्टर रख देंगे 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा। लैम्डा क्या है? लैम्डा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, ये कुछ भी स्केलर वैल्यू, दिस वैल्यू कुछ भी है। तो लैम्डा ये हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 8k। अब चाहे तो आई जे के को एक साथ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 लैम्डा आई, ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा 2 1 प्लस लैम्डा इंटू जे कैप, क्योंकि 2 मैंने कॉमन ले लिया, इसको और इसको एक साथ लिखा हमने, 2 कॉमन ले लिया और लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो गया था। ओके, और ये हो जाएगा माइनस मैंने बाहर कर लिया और 4 यहाँ पे फिर से कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस का, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2 लैम्डा केक। तो ये इसका आंसर होगा। तो जब भी आपको पॉइंट दिया हो और एक वेक्टर दिया, उसको पैरेलल वेक्टर बताना हो, तो उस वेक्टर को हम यहाँ लिख देंगे बी लैम्डा और इंटू वेक्टर, और जो पॉइंट दिया होगा इसको वेक्टर के रूप में लिख देंगे। इस पॉइंट को मैंने वेक्टर, इस पॉइंट को मैंने एक वेक्टर के रूप में लिख दिया। 5i, पहले वाले को i बोलते हैं, दूसरे को j, तीसरे को k बोलते हैं, तो ये माइनस में था तो उसने, और ये वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू दूसरा वेक्टर, और हमने i j k को एक साथ लिख दिया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या यही है जो सी वेक्टर जो बी के क्या हो, पैरेलल होगा। तो फोर्थ का लास्ट जो पार्ट है वो कह रहा है क्या, ये वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दिया है और कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं लिख लेता हूं इसको, ए वेक्टर लिखना जरूरी है, थोड़ा सा इसमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आपने अगर वेक्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ में बहुत इजीली आ जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको एक दो बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, या आप 2-4 क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का भी कर लेते हैं, अगर आपने अभी ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो, लास्ट स्टेज पे हो एग्जाम के, तो भी काम चल जाएगा। आप इसको ढंग से प्रैक्टिस कर लो तो भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएगा आपका। अब ये देखिए मैं दोनों सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये ब्रैकेट के अंदर ले जाएगा, तो a क्रॉस बी प्लस a क्रॉस सी, ठीक है, ये प्लस, अब मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, b क्रॉस सी प्लस b क्रॉस ए, फिर प्लस c क्रॉस ए प्लस c क्रॉस बी। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, फिर इसको इसके साथ, फिर उसी तरह इसको इसके साथ, तो इसको इसके साथ और इसी तरह इसको इसके साथ, सबको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कहीं दिखे a क्रॉस b, तो आप इस a क्रॉस b को लिख सकते हो माइनस ऑफ b क्रॉस a। उल्टा लिखोगे तो माइनस के साथ लिखना पड़ता है, बस ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इसी तरह अगर आपको दूसरे को लिखना हो, तो जैसे मान लो कि आपको कहीं a क्रॉस c लिखा हो, तो आप इसको उल्टा करके लिखोगे तो c क्रॉस a। ये वेक्टर का रूल है। ओके, ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो ज्यादा डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो सारी चीजें एक्सप्लेन की जा सकती है। फिलहाल मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, तो a क्रॉस b और प्लस a क्रॉस c, ओके, प्लस b क्रॉस c, शुरू के तीनों को ऐसे ही रहने देते हैं, और सॉरी तीनों को ऐसे ही रहने देते हैं, और उसके बाद से इसको बदल देते हैं, तो ये हम ये हो जाएगा माइनस होगा, माइनस a क्रॉस b, इस वाले को दूसरे वाले को, फिर ये c क्रॉस a को इसको लिखेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा a क्रॉस c, तीसरा वाला भी माइनस हो जाएगा b क्रॉस c। ओके, इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा अंडरस्टूड है। तो अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो 1 बाई 1 सबको। तो मान लीजिए ए वाला a क्रॉस b से कैंसिल हो जाएगा, और दूसरा वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और तीसरा वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो फाइनल आंसर क्या होगा, सब कैंसिल हो गया ना, 0 हो गया आंसर, तो इसका आंसर होगा 0। और आगे अभी तक आप लोगों ने कोई भी वीडियो नहीं देखा है, पहला दूसरा, या आप कोई बीच में से देख रहे हो, तो आप यहाँ पे जो ऊपर आई बटन आ रहा है इस पे क्लिक करके आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, या आप चैनल पे जाके, और उसमें प्लेलिस्ट है 12th मैथ PYQs, आप वहां पे जाकर के सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने एनालिसिस कर रहा हूँ या जितने पार्ट में बना रहा हूँ उन सबको देख सकते हो। थैंक यू।